हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ही इंजम्बल क्या होता है। अब ये हमारे पास कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की। क्या वो जो सिस्टम्स हैं वो अगर आप मैक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो सेम दिखेंगे, ठीक है। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। It is the collection of large number of systems that are macroscopically same but माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। अब ये अगर आप, क्योंकि हमने वर्ड पढ़ा था, अगर आप मैक्रो की बात करोगे मीन्स सिस्टम को देख रहे हो, ठीक है। अगर आप माइक्रो की बात करोगे पार्टिकल्स को देख रहे हो। अगर तो सिर्फ आप पूरे सिस्टम को देख रहे हो तब को आपको लगेगा कि ये क्या है, सारे सिस्टम सेम है। बट अगर आप सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स को देखने जाओगे उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, तभी बोला है कि वो माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल है क्या, कलेक्शन है सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास, फर्स्ट होगा हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर आता है हमारे पास कैनोनिकल एग्जाम्पल। फिर आता है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है, ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है और कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है। अगर हम माइक्रो कैनोनिकल की बात करें, ये सिस्टम है, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ जो हमारा ये इंसेम्बल है, कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम की, तो जो ये हमारा इंसेम्बल है ना तो ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज करता है। फर्स्ट पॉइंट है नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज पार्टिकल्स विद सराउंडिंग, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है। बट अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ परफेक्ट इंसुलेटिंग हम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने देनी है सराउंडिंग के साथ तो हमारा मटीरियल परफेक्ट इंसुलेटिंग होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप रियल लाइफ में आओगे इंसुलेटिंग नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तभी इसके बाद आया था कैनोनिकल एंसेम्बल। उसने क्या बोला कि ये सराउंडिंग के साथ, ठीक है, इट एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट एक्सचेंज particles with the surrounding, ठीक है। तो हमारे पास ये तो ना तो ये एनर्जी एक्सचेंज, ये कैनोनिकल एग्जाम्पल ये एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है बट नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करता है। फिर से वही बात, अब नंबर ऑफ पार्टिकल भी थोड़े बहुत एक्सचेंज हो जाते हैं सराउंडिंग के साथ, ठीक है। कुछ जब हम मटेरियल बनाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ ना कुछ पार्टिकल एक्सचेंज हो जाते हैं। तो लास्ट में आता है ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है, इट एक्सचेंज both energy and particles
with the surrounding, ठीक है, इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल्स विद द सराउंडिंग। तो इनमें हमारा फर्स्ट डिफरेंस आया है कि ये ना तो एनर्जी और पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है, कैनोनिकल एनर्जी और पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर रहा है। और ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, ये एनर्जी और पार्टिकल दोनों एक्सचेंज कर रहा है। अब देखो, अगर हम माइक्रो कैनोनिकल की बात करें, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम पे देखें, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे n की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो T भी सेम रहेगा। और यहाँ पे और कौन सी चीज़ है, वॉल्यूम, ठीक है। हम इस सिस्टम को, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल, किसी भी सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो वेरिएबल होने चाहिए जो कि टाइम के साथ वेरी ना करे। ऐसे वेरिएबल्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम को जो टाइम के साथ चेंज ना हो। अब यहाँ पे देखोगे, पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो n की वैल्यू थ्रू आउट दी, ठीक है, थ्रू आउट दी टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब T की वैल्यू, क्योंकि कोई एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो T टेम्परेचर भी सेम रहेगा। और वॉल्यूम, क्योंकि पार्टिकल या फिर हम कोई पार्टीशन मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, तो V भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेरिएबल इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ, ठीक है। अब देखो, अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करने हैं, तो हमें कैसी वॉल्स चाहिए, हमें इम्परमिएबल वॉल्स चाहिए, हमें इम्परमिएबल वॉल्स चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कैसी वॉल्स होनी चाहिए एंसेंबल की, ठीक है, कैसी वॉल्स होनी चाहिए एंसेंबल की ताकि हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बना सके। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो वॉल्स कैसी होंगी, इम्परमिएबल वॉल्स होंगी। सेकंड, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे का क्या मतलब है कि आपके पास जो सिस्टम है वो इंसुलेटिंग है प्रॉपर, ठीक है, सिस्टम क्या है, इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है, ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसके मतलब क्या है कि वॉल्स आपकी रिजिड हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस याद रखना, इम्परमिएबल वॉल्स हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, फिर क्या हो जाएंगी, रिजिड वॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं कैनोनिकल एंसेंबल पे। कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे T नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने एनर्जी लिखनी है, क्योंकि कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी तो सेम रहेगी थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लिखनी है हमने, ठीक है। अगर एनर्जी कांस्टेंट करनी है तो कैसी वॉल्स होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जी कांस्टेंट करनी है, एनर्जी कांस्टेंट मीन्स कुछ भी सराउंडिंग के साथ चेंज ना हो, तो कैसी होनी चाहिए वॉल्स, इंसुलेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सिस्टम को NVE के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं कैनोनिकल में। कैनोनिकल में क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तब हमारे पास इक्विलिब्रियम में आके क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है हमारे पास ये 2 सिस्टम हैं, सिर्फ 2 सिस्टम की बात कर रही हूँ, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है। तो सपोज कर लो T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ठीक है, तो एनर्जी ऐसे फ्लो कर जाएगी। बट हमारे पास क्या होगा, ये एनर्जी लॉस कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ये एनर्जी ले रहा है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का इक्विलिब्रियम पे बात करें तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज बंद हो जाएगी। कब बंद हो रही है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर सेम हो गया है। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे आके हमारा टेम्परेचर सेम हो गया है, ठीक है, तो हम सिस्टम को
को ई के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम के साथ वैल्यू चेंज कर रही है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वैल्यू तो थ्रू आउट द टाइम चेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो हम सिस्टम को टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम पे आके टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है किसी में भी तो इक्विलिब्रियम पे आके कौन सी चीज़ हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसको n ही लिखते हैं, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है तो n, t और v। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे हैं तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इम्परमिएबल वॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो इंसुलेटिंग तो नहीं हो सकती, तो कौन सी वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। ठीक है, तो वॉल्स कंडक्टिंग हो जाएंगी। फिर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्स रिजिड रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में क्या होगा। ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल में एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को नहीं हम छेड़ रहे हैं, वॉल्यूम एज इट इज़ है तो ये v रहेगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो ये भी हम कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पे आके कौन सी चीज़ हमारी सेम हो जाएगी, केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल। ये केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारे पास ये एनर्जी अब्जॉर्व या फिर रिलीज होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये केमिकल पोटेंशियल क्या है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब या फिर रिलीज होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे आके हमारे पास म्यू कांस्टेंट हो जाता है, मींस केमिकल पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्स कैसी होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो वॉल्स परमिएबल होनी चाहिए। ठीक है, परमिएबल वॉल्स होनी चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो कंडक्टिंग होंगी वॉल्स। उसके बाद वॉल्यूम की तो हम नहीं क्या होते हैं, वॉल्यूम को तो हम नहीं चेंज कर रहे तो वॉल्स रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है, कैनोनिकल में क्या होता है और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है। अब तो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल में ये 2 पॉइंट्स याद रखना। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले करते हैं हम माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। तो फर्स्ट है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। अब हम इसमें फर्स्ट करते हैं क्लासिकल आइडियल गैस, क्लासिकल आइडियल गैस। ठीक है, अब अगर ये क्लासिकल आइडियल गैस है, ठीक है, तो इसमें अगर हम माइक्रो स्टेट्स फाइंड करना चाहें, क्योंकि हमने क्या निकालना है, इंट्रोपी फाइंड करना है हमने। ठीक है, हमने इंट्रोपी फाइंड करनी है। इंट्रोपी किसके इक्वल होती है, के बी एल एन ओमेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, ये हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाले चैप्टर में निकाल चुके हैं। वहाँ पे ओमेगा क्या हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला किया था, वो जनरलाइज फॉर्मूला क्या किया था, V
पाई रेस टू पावर डी बाई टू, यहाँ पे p रेस टू पावर d डिवाइडेड बाई d बाई 2 फैक्टोरियल और h रेस टू पावर d। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है। ये d हमारे पास क्या है, डायमेंशन। अब अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि कौन सी डायमेंशन की बात हो रही है और रिलेटिविस्टिक है कि नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो आप क्या मान के चलोगे, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस, ठीक है। तो यहाँ से नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए s की वैल्यू कितनी होती है 2 और d की वैल्यू, डायमेंशंस हम 3D में बात करोगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से ओमेगा की क्या वैल्यू बन जाएगी, v पाई रेस टू पावर 3/2 p रेस टू पावर 3/2 फैक्टोरियल और h रेस टू पावर q, ठीक है। यही बन जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको एनर्जी की टर्म्स में लिखें, हमने इसका भी एक जनरलाइज फॉर्मूला किया है। वो क्या किया हुआ है, E इज इक्वल टू ए पी रेस टू पावर s। s की वैल्यू 2 है, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए पी रेस टू पावर 2। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है तो a की वैल्यू कितनी होती है 1/2m, तो a की वैल्यू पुट कर दो 1/2m, तो E की वैल्यू कितनी आ गई p²/2m। तो यहाँ से हमारे पास p की क्या वैल्यू आ जाएगी √2me, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आ जाएगा v पाई रेस टू पावर 3/2 ओमेगा इज इक्वल टू v पाई रेस टू पावर 3/2, p की वैल्यू 2me, यहाँ पे कितनी पावर है 1/2, यहाँ पे 3 है तो 3/2 आ जाएगा, फिर 3/2 फैक्टोरियल और h रेस टू पावर q बन जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का ये आ जाएगा, ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला। अब हमने एंट्रोपी निकालनी है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो s आ जाएगा kb ln। अब यहाँ से v पाई रेस टू पावर 3/2 2me रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फैक्टोरियल और h रेस टू पावर क्यूब, ठीक है। यही बन जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इन टर्म्स को थोड़ा सा अंदर लेके जाएं तो सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा v, इसको मैं अंदर लेके जाऊं 2m पाई e, ठीक है, और इस टर्म को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो h² बन के जाएगा अंदर, ठीक है। पावर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर q भी बचेगा और यहाँ पे भी q है, तो ऐसा लिख सकती हूँ। और साथ में क्या है 1/3/2 फैक्टोरियल, यही टर्म है। अब अगर हम यहाँ पे लगाएं log a इंटू log a b का फॉर्मूला क्या होता है log a प्लस log b, ठीक है। हमारे पास log a b का क्या फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। इतनी टर्म को हम a मान रहे हैं और इसको हम b मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा kb ln v, ठीक है, 2 पाई e बाई h² 3/2, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस log ऑफ 1/3/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, log a बाय b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log a माइनस log b, तो लगाओ यहाँ पे a b log ऑफ v 2me बाय h² 3/2 प्लस log 1 माइनस log 3/2 फैक्टोरियल, ठीक है। log 1 कितना होता है 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन kb log v 2me बाय h² रेस टू पावर 3/2, यहाँ पे पाई चल रहा था साथ में, यहाँ पे पाई है, तो माइनस log 3/2 फैक्टोरियल। अब हम किसी भी फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, अब हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ, जैसे n फैक्टोरियल है
ठीक है। इसको कैसे ओपन करेंगे, log ऑफ n माइनस n, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log ऑफ n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n log n माइनस n। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ v 2m पाई बाय एच स्क्र रेस टू पावर 3/2 माइनस 3/2 लॉग ऑफ 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 3/2, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये के बी सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो के बी लॉग ऑफ वी 2m पाई बाय एच स्क्र रेस टू पावर 3/2 माइनस 3/2 लॉग ऑफ 3/2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो अब यहाँ से के बी लॉग ऑफ, इन दोनों पे भी लगा दो लॉग ए इंटू लॉग ए बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी लगाया, तो क्या बन जाएगा ये के बी 3/2 पावर आगे आ जाएगी 3/2 लॉग ऑफ 2 पाई एम ई बाय एच स्क्र, ठीक है, माइनस 3/2 के बी लॉग ऑफ 3/2, फिर यहाँ से प्लस 3/2 के बी, ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन इंट्रोपी का, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था ओमेगा इज इक्वल टू वी पाई रेस टू पावर d/2 p रेस टू पावर d बाय h रेस टू पावर d बाय h/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर हमने n पार्टिकल्स के लिए निकालना हो, सपोज कर लो जो क्लासिकल आइडियल गैस है उसमें n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो ये n पार्टिकल के लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने n पार्टिकल्स के लिए निकालना है तो एक पार्टिकल की डायमेंशन d है, ठीक है, एक पार्टिकल की डायमेंशन d है, तो n पार्टिकल्स की कितनी हो जाएगी, dn हो जाएगी, ठीक है। एक पार्टिकल की डायमेंशंस d हैं तो n पार्टिकल्स की कितनी हो जाएंगी, dn हो जाएंगी। जैसे हमने लिखा है d की वैल्यू 3d, हम 3d की बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल की डायमेंशन 3 है, तो n पार्टिकल्स की कितनी हो जाएंगी, 3n डायमेंशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, d की जगह पे, ठीक है, d की जगह पे dn लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे dn आएगा, यहाँ पे dn आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी dn आएगा और यहाँ पे भी dn आएगा, ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए। तो ये एक्सप्रेशन देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी हमने, क्योंकि d की वैल्यू 3 लिखी है, जहाँ जहाँ पे भी 3 लिखा था वहाँ पे 3n कर देना है सिर्फ, ठीक है। 3 को 3n के साथ कन्वर्ट कर दो अगर हमने n पार्टिकल्स के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 3n/2, ठीक है, यहाँ पे 3n/2, यहाँ पे 3n, यहाँ पे 3n, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे 3n हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3n हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3n, फिर 3n, यहाँ पे 3n, n, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पे पहुँचा है, 3n हो जाएगा, यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n, तो सब जगह n डाल देना है आपने, जहाँ जहाँ 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन 3n आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, तो n पार्टिकल्स के लिए ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं n को अल्फ़ा टाइम्स n कर दूँ, ठीक है, n को अल्फ़ा टाइम्स n कर दूँ और v को अल्फ़ा टाइम्स v कर दूँ और e को अल्फ़ा टाइम्स e कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज करूँ कि मैं अल्फ़ा टाइम्स सबको इंक्रीज़ कर रही हूँ,
n को भी अल्फ़ा टाइम इंक्रीज़ कर दिया, v को भी अल्फ़ा टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया और एनर्जी को भी अल्फ़ा टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, तब जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि s हमारे पास क्या है, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, एक्चुअल में s हमारा एक इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, ये एक इंटेंसिव नहीं, मोस्टली हम इसको एक्सटेंसिव वेरिएबल लेके चलते हैं, ठीक है। s हमारा एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अगर ये एक्सटेंसिव वेरिएबल है तो अगर आपने इन सब को अल्फ़ा टाइम्स इंक्रीज़ किया है तो हमारा s भी तो अल्फ़ा टाइम्स इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी हमारा अल्फ़ा टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए, तब मैं इसे बोलूँगी कि ये एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है। एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से थे, जो कि पार्टीशन करने से या कुछ इंक्रीज़ करने से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर ये अल्फ़ा टाइम्स हो रहा है तो ये भी अल्फ़ा टाइम्स होना चाहिए। बट अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे s डैश क्या हो जाएगा, के बी एल एन वी की जगह पे अल्फ़ा वी प्लस के बी 3 n अल्फ़ा बाई 2 लॉग ऑफ 2 पाई m ई अल्फ़ा बाय एच स्क्वेयर माइनस 3/2 n अल्फ़ा इंटू के बी लॉग ऑफ 3n अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3/2 n अल्फ़ा के बी। अब देखो यहाँ से मैं अल्फ़ा कॉमन निकाल सकती हूँ, बट लॉग में से अल्फ़ा कैसे निकालूँ, यहाँ से अल्फ़ा कैसे निकालूँ, यहाँ से अल्फ़ा कैसे निकालूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये s डैश अल्फ़ा टाइम्स s नहीं हो रहा है, s डैश अल्फ़ा टाइम्स s नहीं हो रहा है, तो ना तो ये, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये है तो एक्सटेंसिव वेरिएबल, अब यहाँ पे ये एक्सटेंसिव वेरिएबल तो नहीं बन रहा है, और ना ही यहाँ पे इंटेंसिव वेरिएबल बन रहा है। क्यों, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, जो अगर हम कुछ इंक्रीज़ करें या फिर कुछ पार्टीशन करें उसमें कोई चेंज नहीं आता, बट यहाँ पे तो ये अल्फ़ा टाइम आपको दिख रहा है ना अल्फ़ा एक्सप्रेशन में, तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है, और ना तो ये अल्फ़ा टाइम्स s हो रहा है और ना ही इसमें अल्फ़ा, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तो अल्फ़ा s बन जाता तो हम इसको एक्सटेंसिव बोल देते, तो ये एक्सटेंसिव भी नहीं है, ठीक है। इंटेंसिव कब बोलते, अगर इसमें एक्सप्रेशन में अल्फ़ा होता ही ना, तो ये ना ही क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है। तो इंट्रोपी यहाँ से हमारे पास नाइदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव वेरिएबल हो गई है, ठीक है, तो ये तो फिर जो रिज़ल्ट आया है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल होती है। तो हमारे पास हम ये केस लेके चल रहे थे किसका, क्लासिकल आइडियल गैस, ठीक है, हम केस लेके चल रहे थे क्लासिकल आइडियल गैस। क्या हमारे पास गैस कभी भी क्लासिकल हो सकती है, आप गैस के पार्टिकल्स को कभी क्लासिकली ट्रीट कर सकते हो, नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि गैस के पार्टिकल विजिबल ही नहीं होते हैं। क्लासिकल थ्योरी हम कब यूज़ करते हैं, जब पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं, बट गैस के पार्टिकल्स को हम कैसे देख सकते हैं, तो हमने क्लासिकल थ्योरी लगाई है। क्लासिकल थ्योरी मीन्स हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं। तो अगर पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे हैं, तभी हमारे पास जो एंट्रोपी निकल के आई है वो ना तो एक्सटेंसिव वेरिएबल है और ना ही क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक पैराडॉक्स की तरह है, इसको हम बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है, ये रिजल्ट जो आया है इसको हम बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है। ये गिब्स पैराडॉक्स क्यों है कि जो हमारी इंट्रोपी आई है वो ना तो इंटेंसिव है ना ही एक्सटेंसिव है, ठीक है। अब ये पैराडॉक्स कैसे रिमूव किया जाए, ये पैराडॉक्स तब रिमूव होगा अगर हम पार्टिकल को क्लासिकल नहीं, मींस हम इसको डिस्टिंग्विशेबल नहीं, इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने इसको करेक्ट करना है रिजल्ट को, तो हमें पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल नहीं इनडिस्टिंग्विशेबल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स को अगर हम इनडिस्टिंग्विशेबल मान के चलें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें,
हमने ओमेगा निकाला था, ठीक है। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। अब अगर आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मान के चल रहे थे, ठीक है, उसे अगर डिस्टिंग्विशेबल मान के चल रहे थे, तो अगर आपके पास ए बी है तो आप बी ए भी तो काउंट कर रहे थे, ठीक है। अगर दो पार्टिकल्स थे आपके पास ए बी, तो ए बी है तो बी ए भी आप काउंट करके चल रहे थे, ठीक है। हमने अरेंजमेंट बनाई थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, जब हम क्लासिकली देख रहे थे, बोसॉन देख रहे थे, फर्मियोन्स देख रहे थे, ठीक है। तो हमने अगर ए बी बनाया है तो बी ए भी तो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू वेज के साथ, दो पार्टिकल हैं तो दो अरेंजमेंट ऐसी बनेगी। अगर तीन पार्टिकल्स हैं ए बी सी, तो बी ए सी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन अरेंजमेंट बन जाएंगी, यहाँ पे तीन अरेंजमेंट बन जाएगी। तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो हम n अरेंजमेंट काउंट कर चुके हैं, इसमें हम n वेज काउंट कर चुके हैं। बट अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते, ठीक है, अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते मीन्स ए हो जाएंगे, तो आप चाहे ये रखो, तो हमने क्या किया है, डबल काउंटिंग की है, हमने क्या की कर दी है, डबल काउंटिंग कर दी है, ठीक है। हमें सिर्फ एक बार काउंट करना चाहिए था, हमने दो बार काउंट कर दिया है, ठीक है। तो पार्टिकल्स अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने ओमेगा निकाला था उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमने n एक्स्ट्रा वेज ऐड कर दिए हैं डबल काउंटिंग करके, उनको डिस्टिंग्विशेबल मान के, तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने के लिए उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने ओमेगा लिखा था उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिर्फ चेंज कहाँ करना है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एंट्रोपी क्या थी, के बी लॉग ऑफ ओमेगा, तो एस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल, तो ये डिस्टिंग्विशेबल बाय एन फैक्टोरियल, तो के बी एल एन, ठीक है, ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल माइनस लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल। ये तो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, यही सॉल्व किया था हमने, और माइनस लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल कर दो। अब हमने इसका भी रिजल्ट किया हुआ है, के बी लॉग ऑफ ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल माइनस के बी। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन, तो ये बन जाएगा एन लॉग एन माइनस एन, ठीक है। तो के बी लॉग ऑफ ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल माइनस के बी लॉग ऑफ एन प्लस एन के बी, तो ये सिर्फ इतना एक्सप्रेशन ऐड करना है आपने, ठीक है, प्लस के बी लॉग ऑफ ओमेगा डिस्टिंग्विशेबल माइनस के बी, सॉरी हमने ये वाला तो हम ये लिख चुके हैं इतना बड़ा, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो माइनस के बी एन लॉग एन प्लस एन के बी, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है मैं आपको वो लिखा देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, जो v हमने ऐसे लिखा था कुछ ओमेगा की वैल्यू v पाई रेस टू पावर d बाई 2, p रेस टू पावर d बाय एच रेस टू पावर d और d बाई 2 फैक्टोरियल। अगर हम n पार्टिकल्स के लिए देख रहे हैं तो हमने क्या किया था, यहाँ पे d को d की जगह पे dn कर दिया। ये वॉल्यूम अगर आप देखोगे एक पार्टिकल के लिए वॉल्यूम है, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए वॉल्यूम v है, तो n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, vn लिखना था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या चेंज करना है, v यहाँ पे साथ में n आ जाएगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे n को अल्फ़ा टाइम्स n कर दो, v को अल्फ़ा टाइम्स v कर दो और e को अल्फ़ा टाइम्स e कर दो, तो एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा,
n को अल्फ़ा टाइम्स ई किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। E की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं ये भी हम कर चुके हैं वैसे तो। अगर हम एनर्जी देखें, ठीक है, हम आइडल गैस मान के चल रहे हैं, गैस मान के चल रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, क्योंकि वो मोशन में होते हैं ऑलवेज, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, 3D में बात कर रहे हैं, तो px²/2m होगी। इसका y कंपोनेंट भी होगा, इसका z कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्को पार्टीशन थ्योरम यूज़ की, ये तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ये भी हाफ KBT कंट्रीब्यूट करेगा। ये हमारे पास H है, हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये भी हाफ KBT, ये भी हाफ KBT और ये भी हाफ KBT। हम क्लासिकल आइडल गैस मान के चल रहे हैं। आइडल गैस है तो वो मोशन में होते हैं, तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पे इक्को पार्टीशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है। ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ KBT कंट्रीब्यूट करती है, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास E क्या हो जाएगी, 3/2 KBT, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हो आप 3/2 KBT, तब ये एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। अब हम ये चेंजेस करते हैं, तो अल्फ़ा टाइम्स n KB log ऑफ अल्फ़ा टाइम्स b बाई अल्फ़ा टाइम्स n प्लस 3/2 अल्फ़ा टाइम्स n KB 5/2 प्लस log ऑफ 2πn KBT बाई h², ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो अब एक्सप्रेशन क्या बना, हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा n KB log ऑफ v बाई n प्लस 3/2 अल्फ़ा n KB 5/2 प्लस log ऑफ 2πn KBT बाय h²। अब यहाँ पे हम इसको S' मान लेते हैं, ठीक है। पहले वाला S था, जब चेंजेस कर दिए तो S' बन गया। यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा टाइम्स n KB log ऑफ v बाई n प्लस 3/2 n KB 5/2 प्लस log ऑफ 2πn KBT बाय h², ठीक है। तो ये क्या है, ये SC तो है हमारा, ठीक है, तो ये S बन गया। तो S' क्या है, अल्फ़ा टाइम S, तो यहाँ से S क्या बन गया है, एक एक्सटेंसिव वेरिएबल बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा गिब्स पैराडॉक्स क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। कैसे रिमूव किया, पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल मान के रिमूव किया है, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, सिर्फ इतनी टर्म देखें और यहाँ से अगर हम n कॉमन निकाल लें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है, n कॉमन निकाल लिया और बाकी टर्म, अगर आप इस बाकी टर्म को देखोगे 5/2 प्लस ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट पड़े हुए हैं, तो मैं इस टर्म को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है वो, s को हम क्या लिख सकते हैं, n KB log ऑफ v बाई n, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। मैंने क्या किया, n कॉमन निकाल लिया, ठीक है, n कॉमन निकाल लिया और जो बाकी टर्म यहाँ पे है n के बाद 3/2 SI, मैंने SI ये कांस्टेंट है, ठीक है। SI किसको लिखा है, आप क्या कर सकते हो, KB को भी कांस्टेंट निकाल सकते हो, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 3/2 5/2 प्लस log ऑफ 2m पाई KBT बाई h², ठीक है। ये सारी टर्म कांस्टेंट ही तो है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, SI। अब S की वैल्यू आ गई है n KB log v बाई n प्लस SI। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक टू टाइप्स के प्रोसेस आएंगे। फर्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस,
अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंट्रोपी चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। डेल्टा एस हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर आप इरिवर्सिबल की बात करोगे तो डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ये याद रखना, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ज़ीरो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो माइक्रो कैनोनिकल में हम इतना ही करना था। अब करते हैं इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। The number of microstates of a gas of n particles in a volume V and of internal energy is given by। अब हमें क्या गिवन है, अच्छा U इंटरनल एनर्जी U इज गिवन बाय, तो हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर में रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो कभी भी आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स गिवन हो, ठीक है, अब आप उसके बाद आप क्या निकालोगे, इंट्रोपी निकाल सकते हो, ठीक है। हमें पता है इंट्रोपी किसके इक्वल होती है, KB ln ओमेगा। तो यहाँ से इंट्रोपी निकाल लो, क्या आ जाएगा, ये फैक्टर आ जाएगा V माइनस एन बी रेस टू पावर n AU/n रेस टू पावर 3/3n/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये A टर्म है, ये B है, तो S इज इक्वल टू KB लॉग ऑफ, ये n आगे आ जाएगा V माइनस एन बी, ठीक है, प्लस ये आगे आ जाएगा 3n/2 लॉग ऑफ AU/n, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब देखो हमें प्रेशर प्रेशर V और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। जब भी आपको इंट्रोपी गिवन हो, ठीक है, कभी भी अगर आपको इंट्रोपी गिवन है तो आपने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी इंट्रोपी गिवन हो, आपको कुछ भी पूछा जाए, प्रेशर पूछा जाए, टेम्परेचर पूछा जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाए, या इंट्रोपी पूछी जाए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करो। फर्स्ट लॉ हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट लॉ था dq इज इक्वल टू du प्लस पी डी वी, ये मॉडिफाइड लिख रही हूँ, म्यू माइनस म्यू dn। अब dq की वैल्यू TdS होती है, du प्लस पी डी वी माइनस म्यू dn। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम p की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, अगर हम p की वैल्यू निकाल लें, हमें क्या गिवन है, s गिवन है, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लें, तो क्या करना है, इस टर्म को ज़ीरो कर दो, इस टर्म को ज़ीरो कर दो, मीन्स u एंड n को रखो कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, TdS इज इक्वल टू PdV, यहाँ से p की क्या वैल्यू आ गई, करली s बाय करली v और डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, करली s बाय करली v एट कांस्टेंट u एंड n। तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से आपने क्या करना है, p/t किसके इक्वल है, s का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। u को कांस्टेंट रखना है तो ये वाली टर्म का डेरिवेटिव 0, n को भी कांस्टेंट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, kbn, इसका डेरिवेटिव 1/v माइनस एन बी, और पावर छोड़ के करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से kbn/v माइनस एन बी, तो यहाँ से आ जाएगा p, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा kbnt, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रिलेशन आ गया है हमारा p, v और t में, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो एक बार पहले। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंट्रोपी ऑफ अ गैस कंटेनिंग n पार्टिकल इनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम V इज गिवन बाय S, फाइंड केमिकल पोटेंशियल। तो इंट्रोपी गिवन है, केमिकल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने अभी लिखा था, TdS इज इक्वल टू du
प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इसको ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, मीन्स यू और वी को कर दो कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? टी डी एस इज इक्वल टू म्यू डी एन। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी? टी इंटू करली एस बाय करली एन एट कॉन्स्टेंट यू एंड वी। तो हमें एस की कितनी वैल्यू गिवन है? एन के बी लॉग ऑफ ए वी ई रेस टू पावर 1/2 और एन रेस टू पावर 5/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग ए बाई बी लगा दो। तो एन के बी लॉग ऑफ ए वी ई 1/2, ठीक है, प्लस 5/2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? हमने अगर केमिकल पोटेंशियल निकालना है तो एन के साथ डेरिवेटिव करना है और यू और वी को कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पे यू की जगह पे क्या है? ई दिया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि ई आपके पास इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ई को आप यू भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे ई कर लो। ठीक है, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव करना है आपने। पहले आप क्या करोगे? इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, एन के साथ करना है डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा आपके पास? पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, इस टर्म का, और ये एज इट कांस्टेंट आ जाएगा। तो के बी लॉग ऑफ ए वी ई रेस टू पावर 1/2 प्लस 5/2 लॉग ऑफ एन। ठीक है, प्लस अब इसे एन को एज इट इज़ रखो। ठीक है, के वी भी कॉन्स्टेंट है। अब इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, ये तो हमारे पास क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि इसमें वी भी कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है, ए तो कॉन्स्टेंट है ही है। इसका करो डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा? 5/2 1/n हो जाएगा। ठीक है, n के साथ n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ए वी ई 1/2 प्लस 5/2 लॉग ऑफ n प्लस यहाँ से 5/2 के भी आ जाएगा। इसको अगर ओरिजिनल फॉर्म में लिखें, ठीक है, जैसे हमने इससे बैक स्टेप जाओ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ के बी लॉग ए वी ई 1/2 डिवाइडेड बाय एन 5/2, ठीक है, प्लस 5/2 के बी। ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एस निकला है। ठीक है, ये सॉरी हमने डेरिवेटिव कर दिया है ना, ये एस क्यों है? ये आया है करली एस बाय करली एन है, ये करली एस बाय करली एन निकला है, हमने डेरिवेटिव कर दिया है। तो हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू बन गई? टी और के बी और साथ में ये सारी टर्म लॉग ऑफ ए वी ई 1/2 एन 5/2, ठीक है, प्लस के बी तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो प्लस 5/2। तो ये आपके पास हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल। तो इसको लर्न करना है। जब भी आपको एंट्रोपी गिवन हो, प्रेशर पूछा जाए, इंटरनल एनर्जी पूछा जाए, म्यू पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे? आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करोगे। अब सेकेंड क्वेश्चन रीड कर लो पहले। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, ये गिवन है वेयर बी इज अ कांस्टेंट, अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। ठीक है, अब हमें ई की वैल्यू गिवन है, ई मीन्स इंटरनल एनर्जी गिवन है, तो बी एस स्क्वायर बाय वी एन, बी एस क्यूब है, एस क्यूब बाय वी एन। अब टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इंट्रोपी भी निकाल चुके हो या फिर आपको ई गिवन हो। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या टर्म आ गई? अगर आपको ई गिवन है तो आप टेम्परेचर निकालना हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा करो पहले। तो क्या होता है? टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। ठीक है, अब यहाँ से हमें u गिवन है, मीन्स ये u ही तो है,
हमें ये गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हो जाएगा। तो बाकी टर्म को कांस्टेंट कर दो, v और n को क्या कर दो, कांस्टेंट। तो टी डी एस इज इक्वल टू डी ई, तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ जाएगी, करली e बाय करली s एट कांस्टेंट v एंड n। डेरिवेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा, s के साथ करना है, v और n एज इट इज़ कांस्टेंट है तो 3s², तो यहाँ से आ जाएगा 3bs² बाय vn, तो ये आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करके, ठीक है, कि कैसे अगर आपको s गिवन है तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अब हम कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है।